आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहर की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। झारखंड विधानसभा का पंचम बजट सत्र लगातार जारी। प्रश्नकाल में विधायक हेमलाल मुर्मू के सवालों का मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने दिया जवाब। सीएम हेमंत सोरेन ने बजट को बताया 2050 तक समृद्ध युवा झारखंड का रोड मैप। बोले युवाओं, किसानों और महिलाओं पर किया गया खास फोकस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जमशेदपुर आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जगह जगह पर होगी सीसीटीवी से निगरानी। सिमडेगा पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। नशे के कारोबार पर सख्ती से रोक लगाने का अभियान जारी। पाकुड़ में दर्दनाक रेल हादसा। वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से पति पत्नी और मासूम की मौत। और आगाज करेंगे राज्य के अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि झारखंड विधानसभा का पंचम बजट सत्र जारी है और आज सत्र का छठा दिन रहा और सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई, जहां लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू ने अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठाए। उनके सवालों का जवाब मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने दिया। सदन में विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों पर चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मुद्दों को लेकर हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली, लेकिन कार्यवाही निर्धारित एजेंडे के अनुसार आगे बढ़ी। प्रश्न है, मेरा एक नंबर जो पहला प्रश्न है उस प्रश्न को स्पष्ट है मेरा, लेकिन महोदया मंत्री पीडब्ल्यूडी कोड और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बीच मेरे प्रश्नों को राज्य के हित के मामले की महत्ता को घटा दिया। अब मेरा पूरक प्रश्न है महोदय, पीडब्ल्यूडी कोड क्या है और सक्षम प्राधिकार यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा निविदाओं का निष्पादन के लिए विद्यमान नियम क्या है और सरकार का क्या रोल है, ये बता दें। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहती हूँ कि जो प्रश्न किया गया है उनका निविदाओं के बारे में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के बारे में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 764 योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना और 126 योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना में 422 योजनाओं की निविदा प्रकाशित की गई थी। वर्तमान में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 92, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण में 29 और मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना में 5 निविदा निष्पादन हेतु लंबित है। निविदा का निष्पादन पीडब्ल्यूडी कोड के नियमों और प्रावधानों के आलोक में सक्षम प्राधिकार से किया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने अपने जवाब में बनाया है, बिड की वैधता समाप्त होने पर निविदाओं को स्वीकृति से बिड की वैधता बढ़ाकर कार्य में निविदा का निष्पादन किया जा सकता है। बिड की वैधता नहीं बढ़ने की स्थिति में पुनर्निविदा करने से निविदा के निष्पादन में अतिरिक्त समय लगने की आशंका है। अतः अंतिम रूप से 30 दिनों में सभी लंबित निविदाओं का निष्पादन करने का निर्देश निविदा समिति को दे दिया गया। और झारखंड विधानसभा के सदन में जमशेदपुर विधायक सरयू राय ने नगर विकास से जुड़े मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछा। उन्होंने शहरी योजनाओं, आधारभूत सुविधाओं और लंबित परियोजनाओं की स्थिति पर जवाब मांगा। इस पर नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि विभाग योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रहा है और शहरों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। मंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है। सरकार ने बता दिया है कि 28/4/2025 से जो परियोजनाएं प्रेषित की गई थी प्रशासनिक स्वीकृति के लिए, उन पर प्रशासनिक स्वीकृति 24/2/2026 को दे दी गई, मतलब कल।
साल तक महोदय ये योजनाएं पड़ी हुई थी। माननीय मंत्री जी से भी मैं 2-3 बार मिला, सचिव महोदय से भी 3 बार आग्रह किया। अब सचिव महोदय पथ निर्माण विभाग के भी सचिव हैं, वहाँ तो हम लोग जैसे ही उनके संज्ञान में कोई चीज लाते हैं अविलंब वह हो जाता है। मगर ये नगर विकास विभाग में ऐसा क्या है कि माननीय मंत्री से आग्रह किया जाए, सचिव से आग्रह किया जाए, तभी नगर विकास विभाग में चीजें आगे बढ़ती नहीं। और भी कई इस तरह की परियोजनाएं लंबित हैं वहाँ पर, तो माननीय मंत्री जी तो अपने विभाग में पर अंकुश लगाएं, जिसको क्या क्या वहाँ पड़ा हुआ है। और कई परियोजनाएं 3 साल 4 साल से लटकी हैं। तो मेरा आग्रह यही होगा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि अंततः प्रश्न पूछने पर ये कार्य हो गया। धन्यवाद दे दीजिए। धन्यवाद दे दिया, हृदय से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मगर नगर विकास विभाग को थोड़ा दुरुस्त किया जाए। माननीय सदस्य को धन्यवाद पहले स्वीकार करिए। धन्यवाद तो उन्होंने दिया है। हम दो काम बातों करने पर धन्यवाद मिलता ही है। नहीं, हम 2 बातों को कहना चाहते हैं। अगर विधानसभा में आगत प्रश्नों के गरिमा को बनाए रखने के लिए जो मशीनरी हमारी काम करती है, ब्यूरोक्रेसी काम करती है, तो यह सदन की सर्वोच्चता को स्थापित करने की बात है। इसको इस आशय में नहीं देखा जाना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि अगर ब्यूरोक्रेसी ने ये देखा कि माननीय सदस्य का प्रश्न है तो विधानसभा की गरिमा स्थापित होती है। और दूसरी बात मैं आपसे अवश्य ये कहना चाहूंगा, स्वीकृति पहले हो चुकी थी। ये कोषागार को जाने वाले पत्र में जो विलंब हुआ है, ये हुआ है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो स्वीकृति की तिथि भी मैं दिखा दूंगा। और झारखंड विधानसभा में विभिन्न विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे जोरदार तरीके से उठाए और देवघर विधायक सुरेश पासवान ने बकाया अनुदान राशि, रामगढ़ विधायक ममता देवी ने छात्रवृत्ति और टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद ने नए भवन निर्माण की मांग की। वहीं सिल्ली विधायक अमित कुमार ने प्रस्ताव पारित करने और बोरिया विधायक धनंजय सोरेन ने सड़क निर्माण और सिमरिया विधायक कुमार उज्जवल ने नदी पर पुल निर्माण की मांग रखी। सदन में अलग अलग मुद्दों पर सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग की गई। 79 विस्थापित परिवार का भुगतान के संबंध में है महोदय देवघर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 79 जलाशय योजना के विस्थापित परिवार ग्राम बागमारी, ग्राम कुसैया, ग्राम रमसैया, तीनों गांवों का सिंचाई विभाग द्वारा जमीन एवं मकान का भुगतान हो चुका है महोदय। भुगतान के बाद लगभग 40 बरस हो गया है महोदय, लेकिन आज तक तीनों गांवों का सोलेटियम बकाया अनुदान राशि नहीं मिला है महोदय। मैं महोदय सरकार से मांग करता हूं आपके माध्यम से इसे तीनों गांव का शीघ्र जो है भुगतान कराया जाए महोदय। श्रीमती ममता देवी स्वाभिषेक। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, राज्य में हजारों पात्र विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, जिसमें उनके पठन पाठन में भारी बाधा उत्पन्न हो रही है। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो पढ़ाई छोड़ने में भी विवश हो गए हैं। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि छात्रों की भी छात्रवृत्ति का भुगतान अविलंब कराया जाए ताकि उनके पठन पाठन सुचारू रूप से संचालित हो सके। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य मथुरा प्रसाद महतो। अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिला अंतर्गत टुंडी प्रखंड बेगनरिया एवं दुराजपुर सिलगड़ी में वन विभाग द्वारा अतिथिशाला का निर्माण कराया गया था, जो वर्तमान में संपूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया। अतः आसन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उक्त दोनों अतिथिशाला को पुनः नए सिरे से भवन निर्माण कराया जाए। माननीय सदस्य श्री अमित कुमार। अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद। अगुआ सरकार द्वारा खतियान आधारित स्थानीय एवं नियोजन नीति को 8/11/2022 की कैबिनेट में स्वीकृति दिलाकर 11/11/2022 को विधेयक बनाकर राज्यपाल के यहाँ भेजा गया। 15/12/2023 को राज्यपाल के द्वारा नामंजूर करने के बाद पुनः 20/12/2023 को सदन द्वारा विधेयक पारित कर राज्यपाल के यहाँ भेजा गया, जो यथावत है। सरकार मजबूत और साहसिक कदम उठाए ताकि नीति झारखंड में लागू हो की मांग मैं सदन से करता हूं।
धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य धनंजय सोरेन जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, साहिबगंज जिला अंतर्गत प्रखंड कलझारी के पंचायत बकुटी की ग्राम सालापुर मोड़ से ग्राम केतलिया मोहनपुर बैजनाथपुर होकर गड़की तक कच्ची सड़क है। फलस्वरूप आम जनता का आवागमन प्रभावित हो रहा है। उक्त सड़क जनहित में अति आवश्यक है। अतः सरकार से सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि उक्त सड़क का जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य कुमार उज्ज्वल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मयूर प्रखंड के सोकी पंचायत स्थित बढ़ाकर नदी पर बांध का निर्माण होने से जल का ठहराव सुनिश्चित होगा, जिससे आसपास के किसानों की कृषि भूमि सिंचित हो सकेगी, फसल उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी तथा किसान आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे। अतः शून्यकाल के माध्यम से बढ़ाकर नदी पर बांध निर्माण की मैं मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य निर्मल महतो जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे विधानसभा क्षेत्र हजारीबाग जिला के बिशुनगढ़ एवं टाटी झरिया प्रखंड चुरचुर से हजारों लोग अन्य प्रदेश में काम करने के लिए जाते हैं। इन दोनों प्रखंड के बीच में नए उद्योग की किसी कंपनी चाहे टाटा, जिंदल, अंबानी की स्थापना और उद्योग घराने के लिया जाए, जिससे मजदूरों के लिए अन्य देशों एवं प्रदेश में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उद्योग खुलने से हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। अतः सदन के माध्यम से सरकार से विष्णुगढ़, चुरचुर, टाटी झरिया के बीच में उद्योग की स्थापना करने की मांग करता हूं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल झारखंड विधानसभा में पेश किए गए बजट को राज्य के भविष्य के लिए प्रभाव वाला बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में समाज के हर वर्ग, विशेषकर युवाओं, किसानों और महिलाओं के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। माननीय मंत्री ने कितने विस्तार पूर्वक राज्य के विकास को लेकर और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ अपनी बातों को कहा भी और बजट भाषण के कॉपी में भी है और इसका परिणाम भी आपको जमीन पर दिखे। सर, जेंडर बजट पर फोकस किया गया है अलग से काफी ज्यादा। समाज के सभी वर्ग, किसको हम लोगों ने नजरअंदाज किया है, ये बता दीजिए। कोई छूटा हो तो ये बताएं, तो जरूर उस पर हम लोग, आप लोगों की भावनाओं को हम लोग ध्यान और उस पर चिंता करेंगे। हम लोगों ने लगभग सभी वर्गों को, सभी क्षेत्र को छूने का प्रयास। झारखंड मंत्रालय के सभागार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की मौजूदगी में स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज योजना के तहत राज्य सरकार के साथ पंजाब नेशनल बैंक का एमओयू हुआ। इस मौके पर राज्य के वित्तीय आंकड़ों से संबंधित डैशबोर्ड का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज एक नया अध्याय जोड़ा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आम जीवन में किसी भी क्षेत्र में बैंक की बड़ी भूमिका है। आर्थिक लेन देन की कई बैंक होती है। इसी क्रम में आज पीएनबी ने एक एमओयू साइन किया है। सीएम ने कहा कि आने वाले समय में बेहतर तरीके से काम करें। हेमंत सोरेन बोले, मुझे उम्मीद के साथ पूरा भरोसा भी है कि पंजाब नेशनल बैंक भी अपने कर्तव्यों के साथ आगे बढ़ेगा। इस मौके पर हेमंत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह और उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव के अलावा मुख्य सचिव भी मौजूद रहे। पंजाब नेशनल बैंक को निश्चित रूप से इन सबको मैं ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने भी सरकार के साथ अपने आप को एक नया अध्याय के रूप में जोड़ा है और निश्चित रूप से झारखंड
प्रदेश के लिए और यहाँ पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए यहाँ पर जो एक आज के दिन में आर्थिक लेन देन का जो एक कड़ी बैंक की होती है वो बहुत बड़ी होती है। आज आम जीवन में बैंक की बहुत बड़ी भूमिका है, व्यवसायिक क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका है, कृषि क्षेत्र में भी बहुत बड़ी भूमिका है, हर एक क्षेत्र में आज बैंक की भूमिका है। और इन सब के साथ साथ कई संस्थानों को सामाजिक जिम्मेदारियां भी लेनी पड़ती है और इसी क्रम में आज पंजाब नेशनल बैंक ने एक MOU साइन किया है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज योजना के तहत पंजाब नेशनल बैंक के साथ महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री सहित सरकार के मंत्रीगण उपस्थित रहे। इस समझौते के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों को उन्नत बैंकिंग सुविधाएं, विशेष वित्तीय लाभ और सामाजिक सुरक्षा पैकेज प्रदान किए जाएंगे। ये पहल कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और जमशेदपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। 26 फरवरी को वे भारतीय वायुसेना के विमान से रांची पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा सोनारी एयरपोर्ट आएंगे और उसके बाद कदमा मरीन ड्राइव स्थित श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धर्मार्थ केंद्र ट्रस्ट के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगी। उसके बाद बारीडी के मानीपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। साथ में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उपस्थित रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था में 4000 पुलिसकर्मी और 125 दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गुरुवार को होने वाले जमशेदपुर दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। बता दें कि डीसी कंठ सत्यार्थी और SSP पीयूष पांडे ने कार्यक्रम स्थलों का सघन निरीक्षण किया है। सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए कारकेड रिहर्सल भी किया गया। माननीय राष्ट्रपति महोदय कार्यक्रम पूर्वी सिंहभूम में प्रस्तावित है और 2 कार्यक्रमों में उनका सम्मिलित होना प्रस्तावित है। सबसे पहले तो जो मरीन ड्राइव कदमा में श्री जगन्नाथ स्पिरिचुअल और चैरिटेबल सेंटर ट्रस्ट है, वहाँ पे भूमि पूजन का कार्यक्रम है। तत्पश्चात वहाँ से हमारा जो बारीडी में मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन और स्टूडेंट्स सब एक फोटोग्राफ का सेशन प्रस्तावित है। तो इस कार्यक्रम को लेके जो सभी तैयारियां हैं, लॉ एंड ऑर्डर की तैयारी है, लॉजिस्टिक्स की तैयारी है और सभी ऑफिसर्स की डेपुटेशन की जो व्यवस्था है वो सब पूर्ण कर ली गई है। सभी लोकेशंस पे ऑर्गेनाइजर्स के साथ समन्वय स्थापित करते हुए वॉर फुटिंग पे कार्य चल रहा है और हम लोग समय रहते सारी तैयारियों को पूर्ण कर लेंगे जो राष्ट्रपति महोदय का प्रोटोकॉल है उसके अनुसार। और जो पूरा कार्यक्रम है वो हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि सफलतापूर्वक संपादित कर लिया जाए। ये है कि मैडम राष्ट्रपति के मूवमेंट के लिए जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो हों, लेकिन जो हमारे सिटीजन्स हैं, जमशेदपुर वासी हैं या बाहर से भी जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के थ्रू, उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो और जो ट्रैफिक का जो डाइवर्जन है वो मिनिमम पॉसिबल टाइम के लिए और जो सिटीजन्स हैं उनको मिनिमम पॉसिबल डिस्कम्फर्ट के साथ। पाकुड़ के नगर नबी रेलवे स्टेशन के पास देर रात एक हृदय विदारक हादसा हो गया। वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान चंदन सरदार, उनकी पत्नी रुम्पा सरदार और उनकी छोटी बच्ची के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों रेलवे ट्रैक पर पार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रेन आ गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी और मातम का माहौल है। नगर नबी स्टेशन में कुछ घटना घटने की सूचना मिला है, उसी मेमो के आधार पर हम लोग गए, स्टेशन मास्टर से भेंट किए। उसके बाद घटना स्थल पर पहुंचे तो देखे कि 3 जगह जो है ना, अलग अलग जगह पर सब पड़ा हुआ है। एक जेंट्स और एक महिला थी
और एक ठो बच्ची छोटा बच्ची के। तो उसके बाद स्वीपर आरपीएफ के सहयोग से सबको इकट्ठा किए और उसको सबको अत्यधिक रात्रि होने के कारण प्राकृतिक रोशनी का ये से रेलवे का रोशनी से हम लोग सबको इकट्ठा किया और लिखित करके फिर उठा के लेके आए। अभी आगे पुलिस क्या कर रही है? अभी जांच चल रहा है कि अभी वर्तमान ज्ञात में है। अभी इधर उधर हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। धनबाद में स्वास्थ्य विभाग के दावों पर और जमीनी हकीकत में बड़ा फर्क दिख रहा है। लोगों का कहना है कि जिले में करीब 70% प्रसव निजी अस्पतालों में हो रहे हैं, जबकि सरकारी संस्थानों में केवल 30% ही दर्ज है। डीसी आदित्य रंजन ने इसे गंभीर बताते हुए 50% संस्थागत प्रसव का लक्ष्य तय किया है और शहीद निर्मल मेडिकल कॉलेज, सदर अस्पताल और सीएचसी और पीएचसी को इस दिशा में प्रयास तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टरों की कमी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव और सहियाओं की प्रोत्साहन राशि में देरी बड़ी चुनौती बन गई है। 30% के आसपास है और प्राइवेट हॉस्पिटल में 70%। तो मुझे लगता है कि सरकार के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत ही दुख की बात है। और मुझे लगता है कि जो धनबाद की आबादी है उसके आय के स्रोत को देखते हुए ज़्यादातर प्रसव जो है संस्थागत प्रसव वो सरकारी अस्पतालों में होना चाहिए, ताकि गरीब लोगों का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम हो। राज्य सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, स्वास्थ्य मंत्री जी की जो सोच है वो है कि गरीब लोगों को जो है, जिनको पैसे की ऐसे भी दिक्कत है, उन लोगों को जेब से पैसा लगा के इलाज नहीं कराना पड़े। उसके लिए ही इतना बड़ा तंत्र, इतनी सारी सुविधाएं, इतने सारे केंद्र बने। विशेष फोकस दिया है कि हम लोग कम से कम 50% जो प्रसव है, उनमें जनरल डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन है, वो हमारे संस्थागत जो है सरकारी केंद्र HSC, PHC, CHC और सदर और SMMCH में हो और अन्य सेवाएं भी इम्प्रूव हो धीरे धीरे सभी स्वास्थ्य केंद्रों में, ताकि लोगों को जो है सहूलियत मिल सके और जो सोच है सरकार की वो हम लोग धरातल पर ला सकें। दुमका के मसलिया प्रखंड स्थित बसमता गम्हरिया गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह के तीसरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। वृंदावन में पहुंचे कथावाचक दुर्गेश नंदन महाराज ने सती चरित्र और वृंदावन के पागल बाबा मंदिर की महिमा का भावपूर्ण वर्णन किया। देवी भक्ति गीतों से पूरा पंडाल भक्तिमय हो उठा और श्रद्धालु झूमते नजर आए। उन्होंने कहा कि भगवान की लीलाएं आत्मसंयम और आदर्श गृहस्थ और जीवन का संदेश देती है और अगले दिन श्री कृष्ण जन्म कथा का रसपान कराया जाएगा। और सिमडेगा जिले के बोलबा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए खंडा निशान और भंडार टोली में लगभग 1 एकड़ में लगी अफीम की फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। सूचना मिली थी कि बोलबा थाना अंतर्गत खंडा निशान गांव में अवैध अफीम की खेती हो रही है, उसमें कार्रवाई करनी थी, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, जो मेरे नेतृत्व में की गई थी, जिसमें कोडेज अंचल निरीक्षक और बोलबा थाना प्रभारी और किरसई थाना प्रभारी, साथ में हम लोगों के बोलबा अंचलाधिकारी भी साथ में थे। हम लोगों ने घटनास्थल पर जाकर के देखा, जो घटना को सही पाए और अंचलाधिकारी के नेतृत्व में हमने करीबन 1 एकड़ भूमि पर अवैध अफीम की खेती थी, जिसे भी नष्ट किया गया ट्रैक्टर की मदद से। और इसमें वहीं पे घटनास्थल पे ही एक अरुण धनवार नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने स्वीकार किया है कि वो अफीम उनकी ज़मीन पर हो रही थी और इसमें बाहर के लोग भी शामिल हैं। उस पर अभी हम लोगों का अनुसंधान जारी है। घटनास्थल से हमने करीबन एक होंडा जिस कंपनी का जो मशीन पंप सेट होता है उसके साथ पाइप, लोहे, कुदाल, करीबन हमने 12 आइटम वहाँ से जब्त किए हैं। और हजारीबाग पुलिस ने 23 चोरी की 2 पहिया वाहन को बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक अंजलि अंजन ने बताया कि एक गठित टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध को मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा, जिसकी निशानदेही पर चोरी की 2 पहिया वाहन को बरामद किया गया। हजारीबाग जिले में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं घट रही थी और
शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी घटनाएं प्रतिवेदित हो रही थी। इसके आधार पर हजारीबाग पुलिस की एक SIT की टीम गठन किया गया, जो मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को रोकथाम, उत्भेदन और बरामदगी की दिशा में कार्रवाई कर सके। इसमें SIT की टीम द्वारा एक सतीश प्रजापति, जो कि बड़का ग्राम नापोक खला थाना बड़का गांव क्षेत्र का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके आधार पर इसने अपने गिरोह के अन्य 4-5 व्यक्तियों का भी नाम बताया है और उसकी निशानदेही पर हम लोगों ने कुल 23 की संख्या में मोटरसाइकिल की बरामदगी की। और उत्तर प्रदेश के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साल 2026-27 के बजट को ऐतिहासिक और जन समर्पित बताया है। उन्होंने कहा कि ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है, खासकर किसानों और युवाओं के हित में। मंत्री ने बताया कि 9,12,000 करोड़ से अधिक की योजनाएं जनहित में संचालित की जा रही हैं और बीते 9 सालों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है और उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाई को छू रहा है। 12,000 करोड़ से ऊपर का बजट है और मैं मानता हूं कि प्रदेश में किसान हो, प्रदेश की मातृशक्ति हो, प्रदेश में नौजवान है, प्रदेश में श्रमिक बल है जो हमारा, ये बजट उनको समर्पित बजट है। इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है और इसी के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज, रोजगार के अवसर के सृजन करना और ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज की एक बहुत बड़ी मांग है, उसका भी एक डेटा सेंटर क्रिएट करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी नई योजनाओं को हम लेकर आए हैं। तो ये बजट संपूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की विकास को गति देगा और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो उत्तर प्रदेश की हम लोग बनाना चाहते हैं, उसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम और एक मील का पत्थर भी साबित होगा। और मुंसिफ जोहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।